सायरन की आवाज, रात का अंधेरा और सुबह अखबार में एक ही तरह की हेडलाइन, पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ अपराधी, पुलिस पर चलाई थी गोली, जवाबी कार्रवाई में मारा गया। यह हेडलाइन सुनने में बड़ी आम लगती है, पर क्या यह वाकई इंसाफ है या फिर कानून की आड़ में किया गया एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर? हाल ही में सुर्खियों में आया भरत तिवारी मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक आम नागरिक जिसे पुलिस एक एनकाउंटर का नाम देकर ढेर कर देती है और बाद में परिवार और कोर्ट के सवाल खड़े होते ही पूरी कहानी पलट जाती है। भरत तिवारी केस ने देश को फिर से एक नए एंगल से सोचने पर मजबूर कर दिया है। एंगल यह कि क्या एनकाउंटर अपराध को खत्म कर रहे हैं या कानून के डर को खत्म कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। आज की इस स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हम सिर्फ जज्बात पर नहीं बल्कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC और सुप्रीम कोर्ट के ठोस डेटा पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं उस नए एंगल की जिसकी मांग आज के समय में बढ़ती जा रही है। वह एंगल है हमारी सोसाइटी की इंस्टेंट जस्टिस, यानी फटाफट इंसाफ की भूख। हाँ, ये बात भी सही है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है। लेकिन इसका दुष्परिणाम बहुत ही भयानक होता जा रहा है। दूसरी तरफ हमारा कानून ये भी कहता है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को गलत सजा ना हो। जब भी कोई बड़ा अपराध होता है, जनता कोर्ट के चक्कर से थक कर चिल्लाने लगती है, इसका एनकाउंटर कर दो। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जब हम एनकाउंटर को सही ठहराते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी ही अदालतों को कमजोर कर रहे होते हैं? भरत तिवारी मामले में भी यही हुआ। जब तक सच सामने आता तब तक एक जिंदगी जा चुकी थी। अगर पुलिस ही जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर यानी सजा देने वाली बन जाए तो फिर संविधान की क्या जरूरत? एनकाउंटर की असल वजह पुलिस की ताकत नहीं बल्कि हमारे जुडिशियल सिस्टम की एक धीमी रफ्तार है। एक केस को सालों लगते हैं और इसी खाली जगह का फायदा उठाकर इंस्टेंट जस्टिस को शॉर्टकट बनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, डेटा और रिकॉर्ड्स का रेशियो। पिछली सरकारों के दौर और अभी की सरकारों के दौर में क्या बदलाव आया है? NHRC के मुताबिक देश में एनकाउंटर्स का एक लंबा इतिहास रहा है। अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स की बात करें तो साल 2000 से लेकर 2010 के बीच मुंबई अंडरवर्ल्ड के खात्मे के दौर में और पंजाब, जम्मू कश्मीर के मिलिटेंसी के दौर में एनकाउंटर्स का ग्राफ सबसे ऊपर था। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का एक अलग दौर था। उस वक्त एनकाउंटर्स को अंडरवर्ल्ड क्लीनअप का जरिया माना जाता था। लेकिन अभी की सरकार के दौर में, खासकर उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में, एनकाउंटर को एक स्टेट पॉलिसी या अपराध के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस वेपन की तरह प्रोजेक्ट किया गया है। चलिए इस रेशियो और ट्रेंड्स को समझते हैं। संख्या में उछाल। पिछले 6 से 7 सालों में सिर्फ यूपी में ही 10,000 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें 180 से अधिक आरोपी मारे गए हैं और हजारों जख्मी हुए हैं, जिन्हें लोकल मीडिया में ऑपरेशन लंगड़ा भी कहा गया। ह्यूमन राइट्स रेशियो। NHRC के पास आने वाली फेक एनकाउंटर की शिकायतों का रेशियो पिछले दौर के मुकाबले लगभग 25% बढ़ा है। और अगली महत्वपूर्ण चीज है कन्विक्शन की विडंबना। सबसे चौंकाने वाला रेशियो यह है कि जितने भी एनकाउंटर्स को फेक कहकर कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, उनमें से 95% मामलों में पुलिस को क्लीन चिट मिल जाती है, क्योंकि सारे सबूत और गवाह पुलिस के ही हाथ में होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या एनकाउंटर की वाकई जरूरत होती है? कानून इस बारे में क्या कहता है? हालांकि भारतीय कानून में तो एनकाउंटर नाम का कोई शब्द ही नहीं है, यह सिर्फ एक बोलचाल का शब्द है। कानून में इसे कहते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस।
यानी आत्मरक्षा का अधिकार। तो फिर कानून और प्रक्रिया का ब्रेकडाउन क्या है, आइए इसे भी समझते हैं। प्राइवेट डिफेंस का अधिकार। हर नागरिक और पुलिस ऑफिसर को अपनी जान बचाने के लिए पलटकर हमला करने का अधिकार है। अगर कोई अपराधी पुलिस पर गोली चलाता है तो पुलिस के पास पूरा अधिकार है कि वह अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाए। वहीं दूसरी चीज है कानूनी पेच। कानून कहता है कि बल उतना ही होना चाहिए जितनी जरूरत हो। अगर अपराधी के हाथ में लाठी है तो आप उस पर AK-47 नहीं चला सकते। अगर उसे पकड़ा जा सकता है तो पैर पर गोली मारनी चाहिए, सीने पर नहीं। साल 2014 में PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर्स के लिए 16 सख्त गाइडलाइंस बनाई थी। इसकी कानूनी प्रक्रिया यह है, FIR, यानी कि एनकाउंटर के तुरंत बाद पुलिस को खुद अपने खिलाफ केस FIR दर्ज कराना होगा। दूसरी है मजिस्ट्री जांच, मतलब हर एनकाउंटर की एक मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पक्ष जांच होगी। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, यानी उस पुलिस स्टेशन की टीम नहीं बल्कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस या CIDs की जांच करेगी। नो रिवॉर्ड्स, यानी कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक एनकाउंटर करने वाले पुलिस ऑफिसर को कोई गैलेंट्री अवार्ड या आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं मिल सकता। लेकिन अगर भरत तिवारी मामले की तरह जांच में यह साबित हो जाए कि एनकाउंटर फेक था, यानी पुलिस ने कस्टडी में लेकर या जानबूझकर किसी को मारा है, तो कानून क्या सजा देता है? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा है, पुलिस ऑफिसर द्वारा किया गया फेक एनकाउंटर कोल्ड ब्लडेड मर्डर, यानी सोची समझी हत्या के अलावा और कुछ नहीं है। और इसके लिए वही सजा है जो एक आम कातिल को मिलती है। और अगर ये मर्डर का केस है तो दोषी पुलिस ऑफिसर पर भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या का मुकदमा चलता है। उसमें उम्र कैद या फांसी तक की सजा का प्रावधान है। फर्जी सबूत बनाना, सबूत मिटाने, FIR में झूठी कहानी लिखने और फर्जी हथियार प्लांट करने के लिए अलग से सख्त सजा मिलती है। मुआवजा, सरकार को पीड़ित परिवार को लाखों रुपए का मुआवजा देना पड़ता है और यह पैसा किसी नेता या पुलिस की जेब से नहीं बल्कि आम जनता के टैक्स के पैसे से जाता है। भारत तिवारी का मामला हो या देश का कोई भी अन्य फेक एनकाउंटर, जब भी कानून के रखवाले ही कानून तोड़ते हैं तो नुकसान सिर्फ उस एक परिवार का नहीं होता, पूरे समाज का होता है। एक अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, पर उसी रास्ते से जो हमारे संविधान ने तय किया है, क्योंकि शॉर्टकट का इंसाफ धीरे धीरे पूरे देश को एक पुलिस स्टेट बना देता है, जहां कल को कोई भी आम नागरिक अगला शिकार बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या क्राइम खत्म करने के लिए एनकाउंटर्स ज़रूरी हैं या फिर यह हमारे जुडिशियल सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है? अगली इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के साथ जल्द मिलेंगे। देखते रहिए बेधड़क खबर। शुक्रिया।